वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरह से नई नई वैरायटीज़ जो क्रॉप्स की हैं, जो फसलों की नई नई वैरायटीज़ हैं, इकसाम हैं, वो मुतारिफ़ करवाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि आप जो जीन बैंक बनाते हैं वो कई साल पुराना होता है। जिस तरह मैंने रेफरेंस दिया कि 1900 के स्टार्ट में भी जो हमारे पास वीट थी उसके भी आपके पास यहाँ पे सीड्स मौजूद हैं, जीन्स मौजूद हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है और क्या आप यहाँ पे हमें दिखा सकेंगे, नाज़रीन को दिखा सकेंगे कि हमारे पास जो पुरानी तरीन वैरायटीज़ हैं वो कौन सी पड़ी हुई हैं? जी, इस जीन बैंक में ना सिर्फ ये कि आज के दौर में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से इकट्ठी की हुई जो जीन्स हैं या जो मटेरियल है वो इकट्ठा किया जाता है, बल्कि पिछले कई सालों में मसलन 100 साल पहले जो वैरायटीज़ ग्रो की जाती थी उनका मटेरियल भी मौजूद है। क्योंकि जो पुरानी वैरायटी हैं वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आज की वैरायटीज़ हैं। फार्मर के लिए नई वैरायटीज़ बहुत आम हैं, लेकिन रिसर्च के लिए और फिर फार्मर्स को नई वैरायटीज़ देने के लिए पुरानी वैरायटी की भी बड़ी अहमियत है। हमारे पास 1906 वाली जो वीट ग्रो होती थी, अगरचे उसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनमें कुछ ऐसे करैक्टर्स मौजूद हैं जो आज के अगर वैरायटीज़ में इनकॉर्पोरेट किए जाएँ तो आज की वैरायटी जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती है। यानी आप पुरानी वैरायटीज़ संभालने का मकसद ये होता है कि कहीं पे भी अगर आपको पुरानी वैरायटी में कुछ चीज़ अच्छी थी कि उसका कद बेहतर था, बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़त बेहतर थी या जायका बेहतर था, तो कुछ चीज़ें अगर उस वैरायटी में से ले के जो आज बेहतर पैदावार वाली वैरायटी है आप उसको क्लब कर सकते हैं और बेहतर क्रॉप बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही है। हम पुरानी वैरायटीज़ को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, कोई भी चीज़ वेस्टफुल नहीं है। हमें पुरानी वैरायटीज़ की भी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो हमारे पास पुरानी वैरायटीज़ पड़ी हुई हैं, मैं चाहूँगा कि आप हमें दिखाइए कि जो पुरानी वैरायटी है, पुरानी तरीन, वो कौन सी? जैसे ये एक वैरायटी है वीट की जो कि 1906 में T2 के नाम से, और ये 1906 में ग्रो की जाती है बलूचिस्तान में। इसी तरह ये 1911 में जो वैरायटी है ये 1911 की वैरायटी जो कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे दाएं हाथ में है ये 1906 में ये वैरायटी ग्रो की जा रही थी पाकिस्तान में T2 के नाम से। और ये जो वैरायटी है, ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं गंदम के, 1911 में जो गंदम काश की जाती थी ये उसके सैंपल्स यहाँ पे मौजूद हैं इस जीन बैंक में, और ये T9 के नाम से है, ये ग्रो की जाती थी। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अभी ये ग्रो नहीं की जा रही और जो अभी वैरायटीज़ ग्रो की जा रही हैं वो इनसे मुख्तलिफ हैं? अभी चूँकि हमारी ज़्यादातर तवज्जो जो है वो 18 करोड़ आवाम के पेट भरने के लिए है। इन वैरायटीज़ में इतनी इस्तेदाद नहीं है कि वो 70 मन या 60 मन फी एकड़ की पैदावार दे सकें, लेकिन इन जो आज की वैरायटीज़ हैं उनको ब्रीड इस तरह से किया गया है कि वो आज के जो स्ट्रेसेस हैं जैसे ड्राउट है या सैलिनिटी है या प्रोडक्शन की यील्ड लेने के लिए उनको डेवलप किया गया है, इसलिए इनको यील्ड इनमें ज़्यादा है। लेकिन दूसरे जो करैक्टर्स हैं जो कि पुरानी वैरायटीज़ में मौजूद हो सकते हैं वो इनमें अभी तक मिस कर दिए गए हैं, इसलिए हम इन पुरानी वैरायटीज़ को स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि नई वैरायटीज़ में इन पुराने करैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने नाज़रीन यहाँ पे बात की कि अगर हम ये बात करें 1906 की वैरायटी की, तो शायद पाकिस्तान जो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर पे मौजूद है, शायद इसकी आबादी 10 मिलियन 12 मिलियन से ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद जब पाकिस्तान आज़ाद होता है या उसके बाद 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। आज के वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान 18 से 20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है। रकबा हमारे पास वही है, जब हम आज़ाद हुए थे हमारे पास वही रकबा था, आज भी पाकिस्तान का टोटल रकबा वही है। अब दो ही तरीके हैं कि पाकिस्तान में जो ग़ज़ाई ज़रूरत है, जो बढ़ती हुई आबादी की, और आबादी आप देखें कि ये ऐसा नहीं हो रहा कि 2% या 4% बढ़ी है, आबादी मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हो रही है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है। सो दो ही तरीके हैं अपनी ग़ज़ाई ज़रूरत को पूरे करने के कि या तो जो काबिल काश रकबा है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि जो काबिल काश रकबा आपके पास है उस पर जो फसल काश की जा रही है उसकी पैदावार बढ़ाई जाए। जैसा डॉक्टर साहब ने बात की कि अभी हम गंदम से 60 मन तक भी फी एकड़ पैदावार लेते हैं, जबकि अगर हम बात करें इन वैरायटीज़ की तो शायद ये 10-15 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार नहीं दे सकते थे। अगर आज भी लगाया जाए तो यही 10 से 15 फी एकड़ के हिसाब से सो जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर लिया जाए, दवाई दे दी जाए, DAP यूरिया प्लोइंग बड़ी अच्छी कर ली जाए, ये शायद इसके करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि 10, 15 या 20 मन से ज़्यादा गंदम की आप पैदावार हासिल नहीं कर सकते। सो ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है कि ये रिसर्च का प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहे। बिल्कुल ठीक, इनमें इतना पोटेंशियल नहीं है कि जितनी मर्जी इनको ज़्यादा इनपुट दे दें, फर्टिलाइज़र और क्रॉप
प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इनमें जेनेटिकली इतनी सलाहियत नहीं है कि उसको इनपुट के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स उतना दे सकें, क्योंकि इनको जो हमारी आज की वैराइटीज़ हैं उनको इवाल्व इस तरह किया गया है कि जितना ज़्यादा इनपुट डालेंगे उतना ज़्यादा उनका रिस्पॉन्स यील्ड की तरफ ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जीन से हट के मैं सवाल करूंगा, चूँकि हम फूड सिक्योरिटी को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, चूँकि आप जितना ही काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बेहतर और सिक्योर मुस्तकबिल के लिए काम किया जा रहा है, कितना ज़रूरी है कि पढ़े लिखे नौजवान नए लोग, जो हम कहते हैं कि बेरोज़गारी है, कितना ज़रूरी है कि नौजवान पढ़े लिखे लोग और ज़राअत से मुंसलिक जो लोग हैं वो खुद प्रैक्टिकली भी इस फील्ड में आएँ और इसमें आके आप जिस तरह से आप रिसर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है, इंटरनेट की मदद से, रिसर्च सेंटर्स की मदद से काश्तकारी के निज़ाम को बेहतर बनाएं। इसमें सब लोगों की अपनी इंटरेस्ट है, फार्मर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे लोग और रिसर्चर्स और पढ़े लिखे नौजवान सभी रिसर्च से फ़ायदा उठा सकते हैं और रिसर्च में पार्टनरशिप का रोल अदा कर सकते हैं। हमारी जितनी ज़्यादा पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी, हमें उतना ज़्यादा फीडबैक मिलेगा, उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होगी और हम उसके मुताबिक अपनी जो आगे की प्रायोरिटीज़ हैं, रिसर्च प्रायोरिटीज़ हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ कर सकेंगे और अपनी जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज़ कर सकेंगे फूड सिक्योरिटी को ज़्यादा एनहांस करने के लिए। अगर हम PGRI की बात करें, इस इंस्टीट्यूट की बात करें, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे रब्ता करें ताकि आप उनको जो सूबाई जितने सेंटर्स हैं या जो उनके करीब तरीन प्रोग्राम्स हैं उनसे मुंसलिक कर सकें या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा डिसैमिनेट हो। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर साहब से कोई भी सवाल करना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, वैराइटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0800-8442। यहाँ पे हम आपको एक और लैब में लेके जाएंगे जहाँ पे कि इन सारे बीज को स्टोर किया जा रहा है कि 100 साल पुराने बीज को स्टोर किस तरह किया जाता है। क्या ये बिल्कुल इसी तरह रख दिए जाते हैं या बीज को स्टोर करने का कोई साइंटिफिक तरीक़ाकार होता है? तो डॉक्टर साहब चलते हैं लैब में चल के दिखाते हैं कि बीज को स्टोर किस तरह किया जा रहा है। ये वो जीन बैंक है जिसमें हम अपना सीड बहुत लंबे अरसे के लिए लो टेम्परेचर पर और बहुत लो ह्यूमिडिटी कंडीशन में स्टोर करते हैं। ठीक नाज़रीन, हम आपको यहाँ पे ये बताते चलें कि चूँकि हम लैब के अंदर जो है वो इस तरह से नहीं जा सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि अंदर टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हम यहाँ से दिखा सकेंगे या नाज़रीन कैमरे पे भी देख सकते हैं कि जो किस तरह से अंदर उसको स्टोर किया गया? आप देख सकते हैं कि अंदर टेम्परेचर कितना कम है। ये सारे का सारा जो है अंदर जो स्टोर किया गया और टेम्परेचर देखा जा सकता है कि इसका टेम्परेचर इस वक्त 9.4 सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, ठीक, जिस पे इसको इस वक्त स्टोर किया जा रहा है। तो क्या पर्पज़ क्या होता है? क्या बीज को स्टोर करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है और सर्टेन ह्यूमिडिटी लेवल होता है? क्योंकि बीज जो है वो एक ज़िंदा चीज़ है और इसमें जो अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हम करें, रूम टेम्परेचर पे करें, तो जो ज़िंदगी के अंदर मामलात होते हैं वो चल पड़ते हैं और जो सीड की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। क्योंकि हमारे पास 30,000 डिफरेंट किस्म के सीड मौजूद हैं, हम सब को नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह हम सारे का सारा मटेरियल ज़ाया कर देंगे। तो उसको लंबे अरसे तक मेनटेन करने के लिए और चूँकि हमने अल्टीमेटली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसको हम इतने लो टेम्परेचर पर करते हैं ताकि उसकी लाइफ, जो शेल्फ लाइफ है, जो स्टोरेज लाइफ है, वो बढ़ाई जा सके। प्रोसेस क्या होता है? यानी अभी यहाँ पे जो स्टोर किया जा रहा है इसकी कितनी शेल्फ लाइफ होगी तकरीबन? ये हम तकरीबन 10 साल तक इस अमल में स्टोर करते हैं, लेकिन जब ये ख़त्म होने को आता है, यानी हमारा चूँकि इसमें से मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा होता है, तो ये कम होता चला जाता है। हम साथ साथ इसको रिजुविनेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इस मटेरियल को दोबारा से रिप्लेनिश करते हैं। लेकिन इसकी एक जो बैकअप कलेक्शन है वो हमारे पास इससे भी कम टेम्परेचर पर पड़ी होती है, जिसको हम कभी भी छेड़ते नहीं हैं, ताकि वो इन केस के हमारे पास ये सारा मटेरियल इसमें से ज़ाया हो जाता है, तो फिर हम उस मटेरियल को दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं और दोबारा से उसको रिजुविनेट करके दोबारा से इसी तकरीबन 100 साल तक का एक होता है कि जो आज एक बीज पैदा हो रहा है, तकरीबन 100 साल तक आपकी प्लानिंग होती है कि उसको स्टोर किया जाए और वो 100 साल तक जीन बैंक में मौजूद रहे। ठीक डॉक्टर साहब, अगर मेजर ब्रेक थ्रूज़ की बात की जाए तो PGRI की अगर बात करें तो क्या अभी तक के मेजर ब्रेक थ्रूज़ हैं जो आपको मिले हैं, जो आपने यहाँ पे रिसर्च की है या जो आपने डाटा कलेक्ट किया और उसको डिसमिनेट किया है? क्या ऐसे वो लैंडमार्क्स हैं, ब्रेक थ्रूज़ हैं जो आपने अभी तक अचीव किए हैं? हमारे पास ये चूँकि अदारा बहुत रिसेंटली बना है, इसकी उम्र 15 साल से ज़्यादा नहीं है और जैसे मैंने आपको कहा है कि वैरायटी डेवलप करने के लिए इतना वक्त तो वैसे भी लग जाता है, लेकिन अभी हमारे पाइपलाइन में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरीके से हम जितना मटेरियल इस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी मदद से इस वक्त पाकिस्तान के जो दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस ब्लड को यूज़ कर रहे हैं,
उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ जो हैं वो अंडर डेवलपमेंट हैं। और इस मटेरियल को यूज़ करते हुए राइस में और वीट में और दूसरी जो मसलन बनाना के केस में हमने जो वैरायटीज़ मंगवाई हैं बाहर से और उसको इसी सिस्टम के ज़रिए हमने उनको इंट्रोड्यूस किया है, तो पाकिस्तान की पैदावार जो है बनाना के केस में वो 30 to 40% इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने दूसरी क्रॉप्स में जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपने बात की, नाज़रीन जो प्रोग्राम देख रहे हैं आपको याद है कि रमज़ान में 250 रुपये दर्जन भी बनाना ख़रीदते रहे हैं, और ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सके जो आम सारिफ जिस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी दिलचस्पी ये है कि किस तरह से बनाना सस्ता हो जाए, किसी तरह से बाकी फल सस्ते हो जाएं, जब भी 30 to 40% बढ़ जाएगा तो आप समझते हैं कि थोड़ा केला जो है वो सस्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा? जो पैदावार जो बढ़ रही है तो साथ आबादी भी बढ़ रही है, और जो कास्ट है वो सिर्फ पैदावार और उसकी डिमांड के मुताबिक नहीं होती, बल्कि दूसरी जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं, इनपुट कास्ट की जो उसमें शामिल होती है, वो सारी चीज़ें शामिल करके और फिर जाके कास्ट डिटरमिन होती है। लेकिन हमारा काम जो है चूँकि प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और फूड, बिल्कुल सही, आपका काम फूड सिक्योरिटी के हवाले से है। एक आम पाकिस्तानी होने के नाते और गरीब की आवाज़ होने के नाते मेरा सवाल करना ये बनता था कि क्या पाकिस्तान में किसी तरह से महंगाई का तूफ़ान जो है वो भी कम हो सकेगा। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी क्रॉप्स बनाएं जिनकी पैदावार बढ़ती जाए, शायद किल्लत ना हो, और शायद उसके नतीजे में कोई मस्बत यहाँ पे इफ़ेक्ट आ सके। डॉक्टर साहब आपने बनाना की बात की कि बनाना की पैदावार 30 to 40% बढ़ जाएगी, वीट की पैदावार इंक्रीज़ हो जाएगी, राइस की पैदावार इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा आपके मेजर कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं इस वक्त? हमारे पास मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की बहुत बड़ी एक ट्रेजरी मौजूद है, और उसमें से हम जो इसेंशियल ऑयल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ताकि वैल्यू एडिशन पे काम किया जाए और एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक्सप्लोर किया जाए, और उसमें ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन एलिमेंट्स का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए। तो इस तरह हम मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की कलेक्शन करके और दूसरे मुल्कों से उसको एक्वायर करके उसको एवेलुएट कर रहे हैं, ताकि उनको यूज़ किया जाए फॉर एक्सपोर्ट पर्पस और फॉर ह्यूमन एलिमेंट्स को। डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं जिनके पास फॉर्म्स हैं अपने किसी भी क्वांटिटी के, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़, अगर वो ये चाहें कि वो मेडिसिनल प्लांट्स को जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इस तरह के हर्ब्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट किस्म के मिंट, यहाँ पे आपने बताया कि 20 किस्म के मिंट्स के आपके पास वैराइटीज़ मौजूद हैं, अगर वो चाहें कि एक्सपेरिमेंटल क्रॉप्स लगाएं तो आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि ये उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस हो सकता है? ये एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल कारोबार हो सकता है छोटे काश्तकारों के लिए भी और दूसरे काश्तकारों के लिए भी, जो कि इन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहें। हमारे पास उनके लिए इस शक्ल में तावन मौजूद है कि हम उनको लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अपना मटेरियल दे सकते हैं, सीड दे सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन है वो हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह अपने आप को वो अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एक नशस्त में आप जितना सारा काम कर रहे हैं वो तो मुमकिन नहीं है। नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि अगली किसी नशस्त में, अगले किसी प्रोग्राम में हम आपको बताएं कि जो तहकीक हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, जो जीन्स पे डिफरेंट काम हो रहे हैं, हम आपको उन लैब्स में भी जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि बेसिकली ये रिसर्च सेंटर काम किस तरह से कर रहा है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, आम आदमी को, फार्मर को, रिसर्चर को क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, स्टूडेंट्स इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके जहन में इस प्रोग्राम के हवाले से कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं। सोमवार से जुमा तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हमें कॉल करने का नंबर है 0800-844-20। ख़त के ज़रिए भी आप प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। ख़त लिखने के लिए पता है ABC NARC पार्क रोड इस्लामाबाद। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।